नमस्कार, नमस्ते। रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सुन रहे हैं गूंज नंबर 1 और गूंज नंबर 1 पे अब वक्त हो गया है स्वास्थ्य बान का। स्मार्ट और केजीएमयू की ये एक पहल स्वास्थ्य बान, जिसमें हम चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर, जिसमें हम चर्चा करते हैं टीबी और उसके उपचार के बारे में, बात करते हैं कोविड के उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण के बारे में, और इसके साथ साथ हम बात करते हैं जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण को लेकर, ताकि कोई भी नवजात शिशु और उसकी माँ किसी भी तरह की परेशानी से ना गुजरे। अगर आपके मन में भी इसको लेकर कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8887019138 पर। और आज स्वास्थ्य बान में जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स से डॉक्टर शालिनी त्रिपाठी। नवजात शिशु तो मतलब एक दिन के बच्चे को गोदी में लेने में भी हम लोग बहुत ज्यादा संकोच करते हैं कि किस तरीके से उसे गोदी में लेना है, कैसे उसकी केयर करनी है, कपड़े कैसे पहनाने हैं, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी केयर कि जब छोटा बच्चा आता है सबसे पहले तो उसको कितने टेम्परेचर में हमें रखना चाहिए? एसी में रखना चाहिए बिकॉज इस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो जब आपका बच्चा पैदा होता है, अगर हम वहाँ से शुरू करें तो एक कॉन्सेप्ट होता है डॉक्टर्स का और जो सारे लोगों को भी पता होना चाहिए। इनफैक्ट अगर एंटीनेटल पीरियड में कोई प्रेग्नेंट लेडीज सुन रही हैं तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि बच्चे के पैदा होने के बाद जो फर्स्ट गोल्डन आवर होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ना तो सिर्फ ये मदर्स के लिए है कि उनका किस तरह से उनका मैनेजमेंट हो रहा है, बट बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चा जो है उसको फीडिंग इनिशिएट हो जानी चाहिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। इसके अलावा बच्चे को माँ के ऊपर, माँ के चेस्ट से ही रखना है लगा करके, स्किन टू स्किन कांटेक्ट कहते हैं, वो उसको देना है। और बच्चे को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। तो जो इन्फेक्शन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द केयर गिवर्स। तो सभी लोगों को बहुत ही साफ हाथों से उस बच्चे को हैंडल करना है और उस बच्चे को जो कपड़े पहना रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वो बहुत सफाई से रखना है। ये तो बच्चे का पहला घंटा हो गया कि आपने दूध पिलाया। और ठंडक के दिनों में हाइपोथर्मिया मतलब उसको ठंडे होने से बचाना है। तो उसके लिए ही जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट है वो बहुत लाभकर होता है, जो उसे करना चाहिए हम लोगों को। इसके बाद में जो टेम्परेचर की बात है, अगर अभी हम लोग देखें तो बहुत गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो टेम्परेचर जो बच्चे का है, जो बाहर का एनवायरनमेंट है, वो लगभग 24 से 26 डिग्री के टेम्परेचर में बच्चे को रहना चाहिए। तो अगर हम ये कहें कि अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा कोई एसी नहीं चला रहा है, कूलर नहीं चला रहा है, बहुत स्ट्रिक्ट हो जा रहे हैं, तो ये भी बात सही नहीं है। क्योंकि एक डिहाइड्रेशन फीवर नाम की चीज़ होती है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और ऐसा लगता है उनको बुखार है और उनमें पानी की कमी हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन एडवाइस हैं जो उस बच्चे के केयर से लेकर के हैं। अब बात अगर उनकी हम नहलाने की करें, क्योंकि बच्चा जब आता है तो एक होता है कि बच्चे को नहलाना भी है। तो जब तक हॉस्पिटल में मदर्स रहती हैं तब तो कई बार जो सिस्टर्स रहती हैं वो उस चीज़ में हेल्प कर देती हैं, बट जब बच्चा घर आ जाता है तो किस तरीके से उसकी मतलब साफ़ सफाई रखनी चाहिए? क्या गीले कपड़े से पोंछना चाहिए या कितना वाटर, ल्यूक वार्म वाटर से नहलाना चाहिए? कैसे, किस तरीके से मदर को अपने बच्चे को नहलाना चाहिए? अगर नहलाने की बात है तो मैंने आपको बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बॉडी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके शरीर से हीट बहुत जल्दी लॉस हो जाती है क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। अगर आप उनको डिप बात देंगे या बहुत ज़्यादा नहलाने के ऊपर जोर देंगे तो बच्चों के ठंडे होने का रिस्क होता है। और अगर प्री टर्म है तो उस बच्चे के पास कोई फैट नहीं होता है जिससे वो अपने आप को गर्म कर सके, तो वो बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा। और ठंडे होने से बच्चे के इनफैक्ट सांस भी रोक सकते हैं उसके बाद, तो वो डेंजरस भी हो सकता है। तो जहाँ तक नहलाने का सवाल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी गाइडलाइंस हैं कि फर्स्ट वीक तक जो डिप बात है उसको हम लोग कोई उसको सपोर्ट नहीं करते, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम डिले कर सकते हैं 7 दिन तक। फर्स्ट जो शुरू में 1 घंटा है उसमें बच्चे को एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको ड्राई कर दिया जाता है, लेकिन उसके शरीर पे एक सफ़ेद चिपचिपा सा पदार्थ लगा होता है, उसको साफ़ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, डॉक्टर्स नहीं करते हैं, जिसको पहले साफ़ कर दिया जाता था, क्योंकि ये इसका नाम वर्निक्स केसियोसा होता है और इसका रोल होता है बच्चे को ठंडक से बचाने में। तो उसको बहुत जल्दाहट में उसको तेल वगैरह लगा करके जो हटाने की पद्धति थी अब उसे ख़त्म कर दिया गया है, और बच्चे को बॉडी को ल्यूक वार्म वाटर से सिर्फ स्पॉन्जिंग किया जा सकता है, बट जो बात है वो यूजुअली पहले हफ्ते में नहीं करी जाती है। मैम, आपने डेंजर जोन की बात करी कि अगर आप डीप बात दोगे या फिर बहुत ज़्यादा ही, जैसे आपने बताया कि उसको तेल वेल लगा के बच्चों को एकदम ही साफ़ करने के उस पर आ जाते हैं, तो
कब ऐसी कंडीशंस आ जाती है कि अभी रिसेंटली जो पेरेंट्स बने हैं, कई बार तो मतलब पूरी फैमिली के साथ रह रहे हैं, बट कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं, मदर फादर हैं जो अकेले रहते हैं, दे नीड टू केयर, खुद ही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं या बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है। कब कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि पेरेंट्स को अब थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि सभी जो पेरेंट्स हैं जिनके पास नवजात शिशु हैं, जो उनकी केयर कर रहे हैं, उनको कुछ डेंजर साइंस हैं जिनके बारे में पूरा अवगत होना चाहिए, जिसमें अगर ये चीज़ें होती हैं तो उसमें बिल्कुल भी देर किए बिना उनको तुरंत इमीडिएट आपके अगल बगल जो भी अस्पताल है वहाँ पे जाकर के बाल रोग विशेषज्ञ को उनको दिखाना चाहिए। इन डेंजर साइंस में बच्चा जो नॉर्मल दूध पी रहा है वो अचानक से सुस्त पड़ जाए और वो दूध पीना छोड़ दे। इसके अलावा बच्चा जो है, जो उसका नॉर्मल यूरिन आउटपुट है, जो कि नॉर्मल होता है 6 घंटे में एक बार उसको पेशाब करना चाहिए, वो बच्चा यूरिन पास ना करे और उसके हाथ पैर मतलब ठंडे पड़ने लगे, बच्चा ठंडा हाइपोथर्मिया हो जाए या उसके शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग होने लगे, बच्चे की पसलियाँ कभी कभी चलती हैं जो जाड़ों में ज़्यादा कॉमन होता है, तो धंसने लगें और बच्चे में साथ में वो नीलापन उसके चेहरे पे दिखे, साइनोसिस होने लगे, या फिर कहीं से जैसे नाल होती है वहाँ से ब्लीडिंग हो या किसी और पॉइंट से ब्लीडिंग हो और बच्चा बिल्कुल सुस्त रहे, खेले नहीं, तो इसमें सुबह तक का भी इंतज़ार नहीं करना है। अगर रात है तो आपको उसी समय अपने आसपास इमरजेंसी में जाकर के बाल रोग विशेषज्ञ को बच्चे को इमीडिएट दिखाने की ज़रूरत है। इस बात को इसलिए भी पहचानना है क्योंकि नवजात शिशु जो है वो कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता है और फाइनली जो भी प्रॉब्लम्स होंगे अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग हैं तो उन सब में इनमें से कोई एक चीज़ ज़रूर मिलेगी। तो इन सभी में से कोई भी एक होने पे आपको इमीडिएटली इमरजेंसी में बच्चे को ले जाना है। और मैम जैसे कि अभी इस वक्त हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जब पेरेंट्स को डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, तो इसमें सबसे पहले आता है कई बार बच्चों की बॉडी में पानी की कमी हो जाती है जिससे डायरिया जैसी चीज़ें होती हैं। तो ये कंडीशन में भी कई बार ना पेरेंट्स समझ नहीं पाते, कई बार जैसे अगर वो बहुत ज़्यादा मोशन है उसके, तो कई बार बोलते इतना तो चलता है या दूध ज़्यादा पी लिया होगा इस वजह से हो रहा होगा। कुछ क्या हम कलर या किसी चीज़ से पहचान सकते हैं कि बच्चे को इस टाइम पे दिक्कत हो रही है, उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है? तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात है डायरिया, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं और इस समय डायरिया बीमारी बहुत कॉमन होती है बच्चों में, लेकिन नवजात शिशु जो हैं वो थोड़े से फ़र्क होते हैं जो बड़े बच्चे होते हैं उनसे। बच्चों के अंदर जब वो माँ का दूध पीते हैं तो हर बार दूध पीने के बाद वो थोड़ी सी स्टूल पास कर सकते हैं और 8 से 10 बार 24 घंटे में अगर कोई नवजात शिशु हर बार माँ का दूध पीने के बाद में स्टूल पास कर रहा है, हरे रंग का स्टूल पास कर रहा है और बच्चा खेल रहा है, माँ का दूध ठीक से पी रहा है और यूरिन नॉर्मल कर रहा है, मतलब 6 घंटे में एक बार यूरिन पास कर रहा है, तो ये कोई डायरिया नहीं है, उसको कोई डिहाइड्रेशन नहीं है। क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा जाननी ज़रूरी है, क्योंकि आम भ्रांति है कि बच्चा 24 घंटे में एक बार करेगा या 3 से ज़्यादा बार करेगा तो ये डायरिया है, लेकिन नवजात शिशुओं में अगर नॉर्मल 8 से 10 बार भी स्टूल पास करता है बच्चा तो ये नॉर्मल चीज़ है। अब फिर डायरिया क्या है? जो आपका बच्चा 8 से 10 बार कर रहा था, अगर वो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े स्टूल्स मतलब जिनके अंदर वाटर का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा करने लगे और बच्चा सुस्त लगे, यूरिन आउटपुट कम हो जाए जिसमें 6 घंटे में एक बार भी यूरिन ना पास करे, इसका मतलब है कि अब बच्चे के अंदर जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी थी उससे बढ़ गया है और पानी की कमी हो रही है, तो आपको इमीडिएटली इस समय कंसल्टेशन की ज़रूरत है। और जाते समय भी इस कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा स्टूल पास कर रहा है तो माँ का दूध तो पिलाते ही जाएं, साथ साथ में जो नॉर्मल WHO ORS है वो नवजात शिशु को पिलाते जाएं ताकि रास्ते में ही उसका जो है डिहाइड्रेशन थोड़ा बहुत करेक्ट हो जाए। अच्छा मैम, बच्चों के दूध की अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहला सवाल मतलब लोगों के जहन में अब आया ही है, ये व्हाट्सएप पर भी हमने अभी ये सवाल को देखा है। इनका नाम है सुमन और ये पूछना चाहती हैं कि कई बार जब बच्चा पैदा होता है तुरंत ही क्या कुछ ऐसी मात्रा होती है कि छोटे बच्चों को इतना दूध या इतनी फ्रीक्वेंटली पे दूध पिलाना चाहिए? तो जब हम माँ का दूध पिला रहे होते हैं तो जो दूध निकलता है उसमें जो शुरू में दूध निकलता है उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और जब बच्चा 5 से 6 मिनट 7 मिनट से ज़्यादा उसी ब्रेस्ट पे लग के दूध पीता जा रहा है तो जो आखिरी में दूध आता है उसमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है। ओके। तो आप ये ध्यान दीजिए कि जब हम शुरू में पानी पी के अगर हम रख दें उसके बाद हमें फिर से भूख लग जाएगी क्योंकि फ़ैट तो मिला ही नहीं। तो जो फर्स्ट टाइम मदर्स मिलती हैं वो बहुत इतना उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, तो वो बहुत
थोड़े समय के लिए 2-3 मिनट 4 मिनट फीड करा के बच्चे को दूसरे दूध पे ले लेती हैं और फिर दूसरे ब्रेस्ट से भी 2 से 3 मिनट पिलाती हैं। तो बच्चे को दोनों ही ब्रेस्ट से एक्चुअली पानी ही मिलता है और फिर वो 10 मिनट बाद फिर से दूध की आस करता है क्योंकि उसकी सैटिस्फाई नहीं होती है। तो वो पूरे टाइम कंप्लेन करती हैं कि मेरा दूध नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली उनकी टेक्निक में फ़र्क है। तो टेक्निक में ये है कि आपको एक बार एक ब्रेस्ट को पूरी तरह से खाली करना है और जब आप नेक्स्ट फीड, जो यूजुअली शुरू में बच्चों की 2 से 3 घंटे पे हम कहते हैं, जो दिन और रात हमेशा होनी चाहिए, और आगे जाके जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है बच्चे की ये फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, तो अगले बार वो अगले ब्रेस्ट को बच्चे को पिलाएं रादर दैन कि वो दोनों ब्रेस्ट को शुरू में पिला के बच्चे को रख दें। तो इससे बच्चे का वजन भी नहीं बढ़ता क्योंकि पानी से वजन नहीं बढ़ेगा, फैट से उसका वेट गेन भी होएगा और बच्चा 2 घंटे के लिए सो भी जाएगा तो मदर भी रिलीव हो जाएगी, वो अपने कुछ काम कर लेगी। फिर अब आता है ड्यूरेशन। तो ये ड्यूरेशन तो नेचर ने डिसाइड किया है। अगर कोई मदर बहुत अच्छे से दूध पिला रही है, उसके बाद में वो बच्चा जब उसका पेट भर जाता है तो वो ऑटोमेटिकली खुद दूध छोड़ता है। इसे कहते हैं डिमांड फीडिंग। आपको चाहे कुछ भी हो रहा है, कोई भी बुला रहा है, अपने आप से दूध छुड़ाना ही नहीं है। बच्चा दूध पीते 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 जब उसका पेट भर जाएगा वो अपने आप सो जाएगा और अपने आप दूध छोड़ देगा और धीरे धीरे मदर और बच्चे के बीच में जो बॉन्डिंग है, उसकी जो रिदम है, वो अपने आप वो पहचान जाएगी और वो डिमांड फीडिंग मींस पैटर्न उसका समझ जाएगी। कुछ बच्चे हैं वो 2 से 3 घंटे में पीते हैं, कुछ मदर्स कहती हैं हमारा तो और सो जाता है। तो एक्चुअली बच्चे का दूध पीने के बाद में लंबे देर तक सोना ही ये शो करता है कि उसको एडिक्वेट मिल्क मिल रहा है। आजकल ये भी देखा गया है कि कुछ जो मदर्स हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाती हैं, तो बच्चों को ना फॉर्मूला फूड्स दिए जाते हैं। तो क्या उस दूध में की ड्यूरेशन भी कुछ होती है? क्योंकि अब तो जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कर ही नहीं पा रही है तो उनकी मजबूरी है कि वो बच्चों को बाहर से सप्लीमेंट्स देंगी या फॉर्मूला मिल्क होते हैं वो देंगी। तो उसमें क्या बच्चों को फर्क पड़ता है उनके पोषण में? बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि जितनी हमारे यहाँ एडवांसमेंट हो रही है उतनी एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि मदर्स कंप्लेन करती हैं कि हमें मिल्क नहीं हो रहा है और फिर उनको थक हार के जो है फॉर्मूला मिल्क देना पड़ता है। तो पहली तो बात है कि चाहे फॉर्मूला कितना भी महंगा हो या कोई भी आप ले लें, वो मदर मिल्क की कभी तुलना में वो कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल, माँ का दूध अमृत है और उसकी तुलना किसी भी डब्बे से नहीं की जा सकती है। इसीलिए माँ के दूध को ही हम लोग सपोर्ट करते हैं और मदर्स को भी कहते हैं कि पिलाएं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो माँ का कहना होता है दूध नहीं हो रहा है, जैसे ये सोचना ही है, आजकल थिंकिंग के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, तो ये सोचना ही एक्चुअली दूध बंद कर देता है क्योंकि सब कुछ हमारे ब्रेन में पाए जाने वाले ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन नाम के 2 हार्मोन्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो जिस पल ही माँ ये सोचती है कि मुझे मिल्क नहीं हो रहा है, मिल्क नहीं हो रहा है, स्ट्रेस लेती है, एंग्शियस होती है, उसी समय हमारे दिमाग के ये दोनों हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं और मदर अपने आप को लैच नहीं कराती है, बच्चे को नहीं लगाती है ब्रेस्ट से। ये स्टिमुलेशन नहीं होता है क्योंकि ये दोनों ही चीजें, एक तो स्टिमुलेशन नहीं करा रही है, बस सोच रही है कि मुझे नहीं होगा, दूध नहीं होगा, और जो स्टिमुलेशन से हार्मोन सिग्नल जाता है वो भी नहीं दे रही है। तो 2 चीजें हम उनको बताते हैं कि आप अपना ध्यान रखिए, एडिक्वेट पानी लीजिए जिसमें 3 लीटर्स पर डे मिनिमम वाटर पीजिए, डाइट लीजिए। इसके अलावा खुश रहिए, स्ट्रेस खत्म करिए और बच्चे को हर 2 घंटे पे उस ब्रेस्ट पे लगाते रहिए। ऑटोमेटिकली जो है वो स्टिमुलस जाएगा ब्रेन के पास में, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे और मिल्क होना शुरू हो जाएगा। ये तो इसकी बात है। बट अगर सपोज माँ ही नहीं है, कभी कभी कुछ बच्चों की माएँ नहीं होती हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है, माँ को कोई दवाइयाँ चल रही हैं जिससे कि वो नहीं कर सकती है, जो बहुत ही रेयर केस में होता है, उस केस में बच्चे के वजन के हिसाब से बच्चे को कैलकुलेट करके हम लोग बताते हैं। जो सामान्यतः अगर शुरू में बच्चा पैदा हुआ है तो 30 ml मिल्क जो होता है वो आपको 2-2 घंटे में पिलाना होता है और ये जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा, उसका वजन बढ़ेगा, उसके हिसाब से उसको बढ़ाना होता है। और ये भी एक्चुअली बच्चे के डिमांड के हिसाब से, उसकी भूख के हिसाब से बच्चे को देना होता है। बच्चों की अनकेयर की बात करें तो कई बार जैसे मालिश करना या धूप में लेटाकर उनकी मालिश करना, बहुत सारी ऐसी चीजें भी करते हैं। तो क्या इन सारी चीजों से छोटे बच्चों की मतलब हेल्थ पे फर्क पड़ता है? मालिश के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, हम लोग का मानना है कि ये एक तरह का बॉन्डिंग करता है, एक तरह से बच्चे को टेक्टाइल स्टिमुलेशन देता है जो शायद मदर और इन्फेंट बॉन्डिंग में हेल्प करती है और साथ में उसके न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी सपोर्ट करती है। मालिश के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि करें, पर उसको तुरंत, बच्चे को ये नहीं है कि मालिश करके पूरे दिन बच्चा मालिश करके ही घूम रहा है, फिर उसमें गंदगी चिपकती है। दूसरा, ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जो है वो बिल्कुल भी किसी को यूज़ नहीं करना चाहिए। सबसे जो अच्छा ऑयल माना गया है नवजात शिशुओं के लिए, जो सबसे माइल्ड होता है, वो कोकोनट ऑयल होता है, उसकी ही मसाज करनी चाहिए।
और ये जितने बेबी ऑयल हैं या कोकोनट ऑयल, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो कोई भी ऑयल लेकर के मसाज कर सकते हैं हल्के हाथों से, और उसके बाद बच्चे के शरीर को गीले कपड़े से पोंछने की ज़रूरत है। मदर जो है उसको प्रिपरेशन करना है कि उसको आगे जाके अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही कराना है, हैप्पी रहना है, एंग्जाइटी कम करनी है, और 100% ये प्रण करना है कि अपने बच्चे को सिर्फ अपना ही दूध पिलाएंगी और खुश रहना है, क्योंकि बच्चा जो है जब माँ बाप को मिलता है तो इससे बड़ा गिफ्ट और कोई नहीं हो सकता है उनके लिए। और डेंजर साइंस के बारे में ध्यान रखना है, और अगर ऐसा कभी किसी बच्चे को होता है तो बिना किसी देर के बाल रोग विशेषज्ञ को या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। स्मार्ट और केजीएमयू की ये पहल स्वास्थ्य बान, इसको लेकर हम आपके स्वास्थ्य को लेकर, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर, उनके पोषण को लेकर चर्चा करते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 मेगा।